नमस्कार, वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नू फेयर पे। आज हम लोग एक बढ़िया ज़बरदस्त न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब यूरोपीय कंट्री ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को एज ए स्टेट डिक्लेयर करेंगे। जी, वो 3 कंट्री कौन-कौन से हैं? वो 3 कंट्री हैं आपके स्पेन, स्पेन के अलावा आयरलैंड, आयरलैंड के अलावा ये वाला हिस्सा जो नॉर्वे का हिस्सा है, ठीक है? ये 3 देश ऐसे आए हैं सामने जिन्होंने कहा हम 28 मई को अपने यहाँ एक प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीन को एज ए स्टेट डिक्लेयर करेंगे, ठीक? देखिए स्पेन तो अगर मैं स्पेन की बात करता हूँ तो स्पेन तो हमेशा से समर्थन में रहा है फिलिस्तीन के। जब से इजराइल ने जो है हमला किया है फिलिस्तीन पे तब से वो इजराइल का जो है विरोध करता रहा है। इवन अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि जब भारत से एक्सप्लोसिव लेकर डेनमार्क का शिप जा रहा था, उसने पोर्ट कॉल के लिए स्पेन को अप्रोच किया तो स्पेन ने पोर्ट कॉल देने से मना कर दिया क्योंकि स्पेन नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की एक्सप्लोसिव इजराइल तक जाएं। और उसने क्या कहा कि जो मिडिल ईस्ट है इट नीड्स पीस, ठीक है? इसको एक्सप्लोसिव की जरूरत नहीं, इसको पीस की जरूरत है, ठीक है? यहाँ पे शांति बनी रहनी चाहिए। अब दूसरी तरफ अब ये 3 देश एक साथ सामने आ गए हैं। इन 3 देशों ने क्या कहा है कि हम फिलिस्तीन को एज ए स्टेट डिक्लेयर करेंगे। हम डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए स्टेट। 28 मई को अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करेंगे और हम इसको एज ए स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। इतना ही नहीं, एज ए स्टेट डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, हम इनसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टेब्लिश करेंगे। हम इनके यहाँ अपने एम्बेसडर भी तैनात करेंगे, ठीक है? ऐसा इन 3 देशों ने कहा। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसा ही बदलाव क्यों आया। देखो स्पेन तो हमेशा से समर्थन करता था लेकिन बाकी देश खुलकर समर्थन फिलिस्तीन का नहीं करते थे। लेकिन फिर भी ऐसा बदलाव क्यों आया? ऐसा बदलाव आने की वजह ये होती है क्योंकि जब कोई युद्ध होता है बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो लोगों को भी, बाकी अन्य देशों को भी ये चीज़ लगने लगता है कि भाई अब शांति व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया युद्ध और बहुत लोगों की जान गई है, क्योंकि जहाँ पर नरसंहार हो रहा होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोगों की जान जा रही होती हैं, वहाँ पर क्या होता है उनके प्रति लोगों की संवेदनाएं जो है धीरे धीरे जागृत होती हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया था तो उस समय क्या हुआ था, भारत जो है रशिया का विरोध नहीं करता था। और जब भी ऐसी कोई वोटिंग होती थी कि वहाँ पर युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन में या रशिया के खिलाफ सैंक्शन कोई भी लगाने की, तो भारत उस वोटिंग को बाइकआउट करता था। बट धीरे धीरे वो युद्ध इतना लंबा खिंच गया कि जब यूक्रेन में युद्ध, एक समय ऐसा आ गया कि यूक्रेन में युद्ध विराम लगाने के लिए जब यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया तो भारत ने भी उसका समर्थन किया और भारत ने भी बातचीत की वकालत की कि उसका समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत को भी ये चीज़ लगने लगा कि बहुत हो गया, अब इतना युद्ध भी आवश्यक नहीं है कि यहाँ जो है सालों साल युद्ध चलता रहे। इसी तरह से बाकी देश भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो अभी जब फिलिस्तीन की बात आई, देखिए बात ये कहाँ से उठी, 7 अक्टूबर की बात है। 7 अक्टूबर को जो है हमास ने फिलिस्तीन पर हमला किया और ये हमला इतना भयानक था कि इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 लोगों का अपहरण करके ये लोग ले गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विरोध में इजराइल ने आक्रमण कर दिया हमास पे। और फिलिस्तीन में हुए इस आक्रमण के खिलाफ युद्ध अभी तक चल रहा है और दोनों एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। फिलिस्तीन में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, इजराइल में भी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक? अब ऐसे में ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों के द्वारा फिलिस्तीन को एज ए स्टेट कंसीडर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए अगर कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है तो उसका प्रभाव इजराइल पर क्या पड़ने वाला है और साथ में बाकी विश्व पर क्या पड़ने वाला है, इसको हम देखेंगे। हाँ, इजराइल इस बात से नाराज हुआ और वो इतना ज़्यादा नाराज हुआ इस बात से कि इन तीनों देशों से, स्पेन से भी, आयरलैंड से भी और नॉर्वे से भी, इसने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए। एम्बेसडर वापस बुलाने का मतलब है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की बात आ गई, ठीक? अब ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव क्या था, फिलिस्तीन को एक स्टेट कंसीडर करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्यों में से 143 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाले। भारत भी उनमें से एक था, मतलब भारत ने भी इसके समर्थन में वोटिंग की। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि देखिए जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात आती है तो भारत जो है एकदम मतलब बोल्ड होकर डिसीजन लेता है, वो किसी के दबाव में नहीं आता है। फिर चाहे यूएसए द्वारा कहा गया हो रसिया से जो है तेल ना खरीदने के लिए, तो भी देखिए भारत ने बिना यूएसए की सुने हुए वहाँ से बहुत ज़्यादा तेल खरीदा, यहाँ तक 2.5 बिलियन का जो है तेल का आयात किया था। अभी देखिए इतने सारे सैंक्शंस की धमकी देने के बावजूद भी चाबहार पोर्ट के बारे में भारत का स्टैंड आपको पता है। और रशिया के खिलाफ भी उसने जाके यूक्रेन में युद्ध विराम लगाने को भी वोटिंग की। और अभी इजराइल से देखा जाए तो बायलैटरल ट्रेड भी ठीक ठाक है और एक डिफेंस पार्टनरशिप भी भारत की बहुत तगड़ी है। इसके बावजूद भी जो है भारत ने जाके वहाँ पर फिलिस्तीन को एज ए स्टेट कंसीडर करने के लिए वोटिंग की।
ठीक है। इससे ये दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही मजबूत देश बनकर उभर रहा है और वो किसी भी दबाव में नहीं आना चाहता है, किसी भी देश के दबाव में नहीं आना चाहता है। वो सभी देशों के साथ संबंध तो बना के रखना चाहता है, अच्छे रखना चाहता है, लेकिन वो विश्व शांति भी कायम रखना चाहता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यूनाइटेड नेशन में 143 देशों ने समर्थन किया। सिर्फ यूनाइटेड नेशन में 143 देशों के समर्थन के बावजूद भी जो यूएसए था, यूएसए ने उसको बाइकआउट किया, ठीक है, और बाइकआउट क्या किया, उसके विरोध में वोट किया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या 143 देशों ने अगर समर्थन दिया है, 143 बहुत बड़ा नंबर हुआ, अब अगर उन्होंने समर्थन किया है तो क्या इसको एज ए स्टेट कंसीडर किया जाएगा यूनाइटेड नेशन में या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि जब यूनाइटेड नेशन में, या मतलब हम यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करते, हम एक जनरल बात करते हैं कि जनरल आप अच्छे से जानते हैं, आपने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक टेरिटरी को एज ए स्टेट कंसीडर करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन एक बनाया गया है, ठीक है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट 1933, और इसके तहत तीन चार कंडीशंस ऐसी हैं जो फॉलो होनी चाहिए किसी को भी एज ए स्टेट कंसीडर करने के लिए। वो कंडीशंस क्या हैं? पहली चीज़, वहाँ पर एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, भाई कोई स्थायी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती हो। अगर जनसंख्या ही स्थायी निवास नहीं करती है तो काहे का देश। दूसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ की प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए। खैर इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल की बाउंड्री को लेकर अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है और ये क्लियर नहीं, ठीक, बट हाँ प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो खैर गवर्नमेंट तो है ही है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ ही वो गवर्नमेंट इस बात की कैपेबल होनी चाहिए कि दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बना सके, ठीक है। कुल मिला के इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन के लिए वो कैपेबल होनी चाहिए। ये तो हो गया मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के तहत। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन में एज ए स्टेट कंसीडर होने के लिए, एज ए कंट्री एक मेंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो भले ही वहाँ पे 143 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने उसके समर्थन में वोट किया, लेकिन आपको बता देते हैं यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 4 है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, देखिए अभी आपको बहुत सारी न्यूज भी इसमें मिल जाएंगी कि व्हाई नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन हैव डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी न्यूज आपको दिख जाएंगी इसमें। स्पेन, नॉर्वे एंड आयरलैंड रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट एंड फर्दर आइसोलेटिंग इजराइल, मतलब इजराइल को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जिस हिसाब से इतने समय से जो बातें चल रही हैं, मैं अगर बात करूंगा तो इजराइल डेफिनेटली जो है आइसोलेट हो रहा है, ठीक है, इजराइल का आइसोलेशन डेफिनेटली हो रहा है। कुछ कंट्री जैसे हैं जो इजराइल को आइसोलेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे समय देखा जाए तो इजराइल के समर्थन में कमी आ रही है। देश इजराइल से बिल्कुल नाराज हो रहे हैं। देखिए इजराइल वाला हिस्सा अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए जो मार्क है, ये इजराइल का हिस्सा है, ठीक है, ये इजराइल का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए अभी जब बात आती है एज ए स्टेट कंसीडर करने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उसका आर्टिकल 4 क्या कहता है? मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल अदर पीस लविंग कंट्रीज, ठीक है। अब ये दोनों देश कितने पीस लविंग है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस उसमें बताया गया। वो प्रोसेस क्या बताया गया है कि इसके लिए क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 2/3 मेजोरिटी से। अगर किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन में एज अ कंट्री कंसीडर करना है, एज अ मेंबर कंट्री कंसीडर करना है, तो उसमें 2/3 मेजोरिटी से क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये 2/3 मेजोरिटी से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन किसने की हो? इसकी रिकमेंडेशन की हो यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। बस यही सारा पेज फंस जाता है, यही सारा पेज फंस जाता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अगर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता हूं तो इसमें टोटल जो है 15 मेंबर हैं, ठीक है, 15 मेंबर, और 15 मेंबर में से जो है 5 मेंबर स्थायी हैं और 10 क्या है? नॉन परमानेंट है, ठीक है। तो ये 15 मेंबर में से टोटल जो है 9 आउट ऑफ 15 का समर्थन होना चाहिए इस प्रस्ताव को, ठीक है। मतलब इस प्रस्ताव को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आना चाहिए, इसके लिए उस प्रस्ताव को 9 मेंबर, 15 में से 9 मेंबर सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक। अब 9 मेंबर सपोर्ट तो जरूर करने चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें से जो 5 परमानेंट मेंबर हैं कौन कौन से हैं? वो है आपका यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। अब यूएसए तो वैसे भी इसके विरोध में है,
तो इन 5 मेंबर में से अगर कोई एक भी, मान लेते हैं 143 नहीं, हम कह रहे हैं 155 लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया होता, लेकिन इन 5 मेंबर में से कोई एक मेंबर भी अगर इनके पास वीटो पावर है और अगर एक भी वीटो कर देता, तो वीटो करने से क्या होता है, ये प्रस्ताव वैसे भी पारित नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत टफ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर पाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक वोटिंग के लिए जा पाए। ठीक है, वोटिंग होना अलग बात है, वोटिंग हो भी नहीं पाएगी क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ही देखिए, जब अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका इजराइल के बिल्कुल समर्थन में खड़ा है, तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका उस पर वीटो कर देगा। रसिया चाइना नहीं भी करते हैं, यूके नहीं भी करता है, फ्रांस नहीं भी करता है, तो अमेरिका उस पर वीटो कर देगा। ठीक, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो प्रस्ताव पारित हो ही नहीं पाएगा। और यही एक सबसे बड़ी कमी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसकी भारत भी समय समय पर आलोचना करता रहता है, क्योंकि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, यही दुनिया भर में क्या करते हैं, दुनिया भर में विश्व शांति के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन जब भी इनके खिलाफ भी कोई भी प्रस्ताव आता है, तो ये क्या करते हैं, एक के खिलाफ आए प्रस्ताव को दूसरा जो है वीटो कर देता है। अब सिंपल सी बात है, अगर रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और तो उसमें रसिया के पास वीटो पावर है, तो अपने ही खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव आया तो वीटो करेगा ही, तो उस प्रस्ताव लाने का ही कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं और वो जानते हैं, ऐसे प्रस्ताव ये चीज जान कर लाए जाते हैं कि हाँ जो है, अगर मान लिया ये पास नहीं हो पाएगा क्योंकि रसिया ऊपर बैठा वो वीटो कर देगा, चाइना वीटो कर देगा। ठीक, अगर मान लिया कोई यूएसए के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो यूएसए वीटो कर देगा। इसके बावजूद भी ऐसे प्रस्ताव लाके ये एक एफर्ट किया जाता है, दुनिया भर को ये दिखाया जाता है कि देखो हम प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसके समर्थन में हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा प्रेशर जरूर क्रिएट होता है, लेकिन चूंकि वो देश जो संबंधित है वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारे पास वीटो पावर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए भारत हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसकी हमेशा से आलोचना करता आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर इसकी आलोचना करते रहते हैं कि यहाँ वीटो पावर, और खासकर देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे अपने यहाँ देखते हैं आप कि हमारे यहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में क्या होता है, जब कभी जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के खिलाफ जो प्रस्ताव आता है तो उसके पास जो कास्टिंग वोट है, वो कास्टिंग वोट जिसको हम वीटो से कह सकते हैं, ठीक है, वीटो की तरह मान सकते हैं, तो कास्टिंग वोट उसका खत्म हो जाता है। जब उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है तो वो मेंबर वाला वोट तो दे सकता है, लेकिन वो कास्टिंग वोट नहीं दे पाता है। ऐसी ही कुछ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर देश के खिलाफ प्रस्ताव आया है वो देश वीटो ना कर सके, कोई दूसरा देश कर दे ठीक है, बट वो पर्टिकुलर देश वीटो ना कर सके। ऐसे क्या होगा, ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक महत्व बढ़ेगा। और ये जो देश हैं ये खुलेआम जो है, अगर देखा जाए तो जैसे यूनाइटेड नेशन के जरिए ही जो है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना हुआ है। अभी हाल ही में आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इन दोनों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों ने भी इजराइल के खिलाफ और खासकर जो हमास के चीफ हैं इनके खिलाफ जो है वारंट जारी किया है। ठीक है, तो इसके बावजूद भी क्या है, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनता है, इंटरनेशनल स्तर पर थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर क्रिएट होता है, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के पास वीटो पावर है, कुछ होना है नहीं, इसलिए जो है आराम से धड़ल्ले से लोग काम करते रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से मैं कुछ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि 143 मेंबर या 145 मेंबर या 150 मेंबर के प्रस्ताव का सपोर्ट कर देने के बावजूद भी उसको फिलिस्तीन को एज ए स्टेट कंसीडर किया जाए। ठीक है, देखो इजराइल क्या है, इजराइल हमेशा से ही फिलिस्तीन वाले हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, अपना हिस्सा मानता है, क्यों मानता है इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए मेरी जो क्लास है ये करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की सुबह 8 बजे होती है, डेली सुबह 8 बजे लाइव चलती है। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से, और साथ में एडिटोरियल एनालिसिस के साथ मेंस का क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है, और अगर आप ये लिखते हैं तो इसी क्लास में उसको चेक भी किया जाता है और आपको जो कमियां होती हैं आंसर राइटिंग में उसको भी आपको बताया जाता है। तो ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की न्यूज का एनालिसिस इसमें किया जाता है, इसलिए क्लास ये सभी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि इस क्लास को लाइव जुड़ा करिए। और दूसरी क्लास मेरी इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को कवर करते हुए चलाया जा रहा है। ये रात को 9 बजे होता है, ये पेड कोर्स है। इसकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सारे लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसके साथ ही मैं कहूँगा, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है और ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए तो आप इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और आपका फीडबैक कमेंट में वेलकम रहेगा इसका। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फिलिस्तीन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक समय ऐसा था कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा फिलिस्तीन का एरिया था, और ये जो छोटा छोटा आपका व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये व्हाइट वाला पार्ट क्या था, ये बेसिकली यहाँ पर यहूदी लोग रहते थे, ठीक है, जादविज्म को मानने वाले, जिसको यहूदी लोग, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, युद्ध होते रहे, और युद्ध के बाद में ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ये क्या हुआ, ये इजराइल का हिस्सा है, ठीक है, ये इजराइल का हिस्सा है, और इजराइल धीरे धीरे बढ़ता गया और फिलिस्तीन सिकुड़ता गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इजराइल ऐसे ऐसे फिर युद्ध होते गए, इजराइल बढ़ता गया और सिकुड़ 2000 के आसपास की अगर बात करें तो, या आज के समय की बात करें तो देखिए ये पूरा इजराइल का हिस्सा है, बाकी फिलिस्तीन। अगर मैं गाजा पट्टी वाला एरिया बात करूं तो ये गाजा पट्टी वाला एरिया आपको दिखाई देता है, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपकी जो है कुछ आज की है, आज की स्थिति की है, ठीक। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल ने इस पे कड़ा विरोध जताया है, इस तरह के कि जो इन 3 देशों ने जो निर्णय लिया हुआ है, तो इस पे जो है इजराइल ने बहुत कड़ा विरोध जताया है, और साथ ही यहाँ से अपने एम्बेसडर को ही बुला लिया है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो पूरा विवाद है, ठीक है, ये पूरा विवाद आया कहाँ से है, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। एक्चुअली में यहाँ पर जो यरूशलेम वाला एरिया है, ठीक है, विवाद का प्रमुख कारण मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वाला एरिया जो है यरूशलेम, ये देखिए ये वाला एरिया जो है, ये यरूशलेम वाला जो एरिया है, यहाँ पर विवाद का प्रमुख कारण है, ठीक है। ये विवाद हजारों साल पुराना है, और इस पर्टिकुलर यरूशलेम वाले इलाके पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें इस्लाम धर्म भी अपना दावा करता है, ईसाई भी अपना दावा करते हैं, और यहूदी भी अपना दावा करते हैं, ठीक। तो हम इस पे देखेंगे कि ये विवाद आखिरकार ये तीनों धर्मों से कैसे संबंधित है, और ये कौन सा विवाद है, और ये हजारों साल पुराना, अब का विवाद नहीं है, ये हजारों साल पुराना विवाद है। इवन इस्लाम धर्म आने से भी बहुत सालों, मतलब 1000 साल पुराना विवाद है, ऐसे समझ लीजिए। तो इस पे हम बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम इन तीनों धर्मों के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि इन तीनों धर्मों का कैसे कैसे उदय हुआ, और उसके बावजूद यहाँ पर ये जो यरूशलेम वाला एरिया है, यहाँ पर ये विवाद कैसे शुरू हुआ। फिलिस्तीन और इजराइल का क्या विवाद है, बेसिकली यहूदियों का से इनका क्या विवाद है, क्यों इतना ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है इनके बीच में। तो इसको सब देखते हुए, हो सकता है वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का भी हो सकता है। मैं 1-2 दिन में वो वीडियो बनाऊंगा, और इसमें मैं हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये विवाद का प्रमुख कारण क्या है, और जो इतने समय से विवाद चला आ रहा है, और आज भी फिलिस्तीन और साथ में इजराइल में इतना ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, और इजराइल वाले हिस्से को फिलिस्तीन वाले हिस्से को खासकर इजराइल अपना हिस्सा क्यों मानता है, इन सब पे भी हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और डेली जो है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। और इसी के साथ आपका धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।